नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस मॉक टेस्ट सीरीज सेट नंबर 11 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए खास तौर पर है और इससे पहले हमने 10 सेट को करा चुके हैं। तो जिन्होंने उन 10 सेट को नहीं देखा है तो कृपया उसे ज़रूर देखें। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जनरल साइंस से रिलेटेड वहाँ पर कराए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वो 10 मॉक टेस्ट को कराया गया है, जो कि आपके जनरल साइंस के सेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग ज़रूर उसे देखें। उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से पूरे सेट को देखें और इसके अलावा आप लोग अन्य तैयारियाँ भी कर सकते हैं। सारे क्लास ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे क्लास को कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर सारे क्लास को अटेंड करें। पूरे क्लास को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जा रहा है, तो आप लोग सारे क्लास को ज़रूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब डैश की कमी होती है तब पेशियाँ यानी कि मसल्स थक जाती है। मसल्स गेट टायर्ड व्हेन देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ, ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, Na+ आयोन, ATP या फिर सल्फेट। इसका सही उत्तर होगा ATP। फुल फॉर्म होता है इसका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब इसकी कमी हो जाती है तब हमारी मांसपेशियाँ थकने लगती है क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलता है। यही ATP हमें ऊर्जा स्टोर करके ऊर्जा हमें देती है। बेसिकली ATP करता क्या है कि ऊर्जा को संग्रहित करता है और ये जैव रासायनिक तरीक़ा से हमें एनर्जी देता है। और ये वास्तव में हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं यानी कि सेल्स के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। और जब इसी की कमी हो जाती है तो हमें थकान होने लगता है, मांसपेशियाँ थकने लगती है और अल्टीमेटली हम लोग भी थकने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ऑप्शंस हैं, लंबे ऑप्शंस हैं तो ध्यान से देखिएगा। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगी। विकिरण की एक अधिकतम आवृत्ति जो एक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगी। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को नष्ट करेगी, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर इसका ए ऑप्शन होगा। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था 1905 में, 1905 में एक्सप्लेन किया था एक थ्योरी के साथ। और वो थ्योरी क्या था कि जो लाइट कैरिड डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच वी कॉल्ड क्वांटम फोटोन्स, क्वांटम बोल सकते हैं या फिर फोटोन्स बोलते हैं। एंड ईच फोटोन हैज एनर्जी EE। जितने फोटोन्स हैं वो एक एनर्जी लेकर चलते हैं जिसको EE देते हैं, और जिसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है VV। और इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है HVE = HV। और इसी के थ्योरी के वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये। हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, रेलवे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ से बना है? हाइड्रोमीटर इज यूजुअली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? ऑप्शन है लोहा, कांच, तांबा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा इसका कांच, ग्लास से बना होता है। और इसमें एक बेलनाकार तना होता है और एक बल्ब जिसे पारा या फिर लेड शॉट के साथ वजन दिया जाता है ताकि यह सीधा तैर सके, मतलब ऊपर नीचे कर सके। और ये वैसा उपकरण है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, जैसे तरल के घनत्व के अनुपात पानी के घनत्व को। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन?
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्ट, हिप्पोक्रेट्स या फिर गैलेन। सही उत्तर होगा हिप्पोक्रेट्स। और इनका जन्म ग्रीस के कोस द्वीप पर हुआ था 460 ईसा पूर्व। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि पूछा जा सकता है। और इनको चिकित्सा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उस समय के सबसे बड़े चिकित्सक इनको माना जाता था। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति को प्रेक्षणों पर, आई रिपीट, प्रेक्षणों पर मानव शरीर के अध्ययन पर आधारित था उनका ये चिकित्सा पद्धति। अगला क्वेश्चन है, नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा मिलियन डैश भाग होती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू हाउ मच पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। ऑप्शन है 15, 5, 25 या फिर 35। सही उत्तर होगा इसका 5 भागों में। जो नदियों में घुलित ऑक्सीजन प्रति मिलियन 5 भागों के करीब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। ऑप्शन है IITIN, पोलियो, HIV या फिर TMV। सही उत्तर होगा TMV। सबसे पहला वायरस TMV की खोज की गई थी। तंबाकू मोजेक वायरस फुल फॉर्म है इसका। यह एक सकारात्मक भावना वाला एकल असहाय RNA वायरस है जो पौधे की एक विस्तृत श्रृंखला, विशेष रूप से तंबाकू और उनके अन्य, मतलब पौधों के अन्य फैमिली, तंबाकू से रिलेटेड जो पौधे होते हैं उनको संक्रमित करता है। और 1892 में 1892 में दमित्री इवानोव्स्की ने इसमें से एक फिल्टर का उपयोग करके यह दिखाया कि एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे से छानना स्वस्थ तंबाकू पौधे के लिए संक्रामक रहता है। और मार्टिनस बेजेरेनिक ने फिल्टर्ड संक्रामक पदार्थ को वायरस कहा था सबसे पहले, और इस खोज को वायरोलॉजी की शुरुआत माना जाता है। यहीं से वायरोलॉजी की शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल। ऑप्शंस हैं टैकोमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर या फिर पायरोमीटर। सही उत्तर होगा ओडोमीटर। यह वो उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि साइकिल या फिर कार। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी यहाँ पर पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शंस हैं 206, 226, 306 या फिर 308। सही उत्तर होगा 206। लेकिन जन्म के समय 270 रहता है, ये याद रखिएगा। 270 होता है ड्यूरिंग बर्थ। और उसके बाद हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं समय के साथ, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो ये घटकर 206 पे आ जाती है और फिर ये परमानेंट हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट ये कि कंकाल में हड्डी का जो द्रव्यमान होता है वो 30 वर्ष की आयु के आसपास अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑप्शंस है अमलगम, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट या फिर पेट्रोलियम। सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। बेसिकली हाइड्रोकार्बन के 3 प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होते हैं। पहला है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। और पेट्रोलियम निकालते कैसे हैं, ये तेल ड्रिलिंग के माध्यम से, ड्रिल करके मतलब अंदर गहराई तक जाकर वहाँ से निकाला जाता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है हाइड्रोकार्बन का, एज फ्यूल, सॉल्वेंट और भी बहुत सारे उत्पादों जैसे कि रंजक, कीटनाशक,
प्लास्टिक के लिए जो कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इन सबों में इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस अवधारणा की पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कन्फर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स? ऑप्शंस हैं संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य के संरक्षण का कानून या फिर तापमान के संरक्षण का नियम। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो ये बताता है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होते हैं वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अधीन होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ऊष्मा ऊर्जा न तो बनता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? द एटमॉस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल, आयोनोस्फेयर आयनिक मंडल या फिर मेजोस्फेयर मध्य मंडल। सही उत्तर होगा एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल। ये हमने स्टैटिक जीके वाले में भी इसको कवर किया था, सारे लेयर्स को कवर किया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी डेली बेसिस पर कराई जाती है स्टैटिक जीके की क्लास, तो उसको अवश्य देखा करें, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो उपयोगी है। ये होता क्या एक्सोस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर्स होता है उसका सबसे लास्ट वाला लेयर होता है, मतलब सबसे अंतिम वाला लेयर होता है, और ये एक्सटेंड कितने से कितने होता है? 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन इज, बताना है कि हेमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शंस हैं पौधों के पत्ते में पदार्थ का रंग, रक्त के पदार्थ का रंग, दूध में उपलब्ध यौगिक या फिर यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार करता है। सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, कलरिंग मैटर ऑफ ब्लड, रक्त के पदार्थ का रंग। बेसिकली हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, और वहाँ से बॉडी टिश्यूज से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बैक ले आता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट बैक करता है। कहाँ तक करता है? ऑर्गन से लंग्स तक, ताकि फिर वो हम बाहर निकाल सकें। और एक और ये कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कम हो जाती है और ये संकेत होता है अनेमिया नामक बीमारी का, जिसमें हमारे ब्लड कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? द फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च या फिर शुगर, और ये इसका सही उत्तर होगा सेलुलोज। जो सेलुलोज फाइबर होता है वो सेलुलोज के ईथर या फिर एस्टर के साथ बने फाइबर होते हैं जो पौधे की छाल, बार्क पर, लकड़ी या फिर पत्तियों से या फिर पौधे आधारित सामग्री से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना क्या है? रस्टिंग पूछ रहा है, क्या है? व्हाट इज रस्टिंग? ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन। सही उत्तर होगा इसका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? ये होता है वे जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो, दोनों साइमल्टेनियसली हो तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और यही रस्टिंग होता है। और होता कब है रस्टिंग? जब आयरन पानी और हवा यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। वाटर प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ही आयरन में जंग लगना स्टार्ट होता है। और ये पूरा प्रक्रिया कैसे होता है आइए समझते हैं थोड़ा नीचे।
होता ये है कि आयरन ऑक्सीडाइज होता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये लूज करने के बाद क्या होता है? फेरिक बन जाता है, फेरिक। और ऑक्सीजन क्या करता है? ये रिड्यूस होता है बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। और उसके बाद ये क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड। और फिर इसी के बाद रस्टिंग बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि रस्टिंग का रूप ले लेता है, जंग का रूप लेता है। फिर 15वां क्वेश्चन है, समुद्र जल से सामान्य नमक को पद्धति से प्राप्त किया जाता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन है सब्लिमेशन, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, क्रिस्टलाइजेशन या फिर फिल्ट्रेशन। सही उत्तर होगा इवापोरेशन, वाष्पीकरण से होता है। कॉमन साल्ट ऑब्टेन होता है सी वाटर से। वाष्पीकरण से क्या होता है कि पानी हट जाता है और जो कच्चा नमक होता है वो रह जाता है। उसके बाद इसको फैक्ट्री में जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हटा लिया जाता है और फिर ये कॉमन साल्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन है बढ़ जाएगा, रुक जाती है, कम हो जाता है या फिर कोई प्रभाव नहीं होता है। सही उत्तर होगा कम हो जाता है। और यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो उसकी गति बढ़ जाता है और विपरीत दिशा में होता है तो घट जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलगंड बदिर्थ अवंटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड को यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? डेवलपमेंट ऑफ ग्वाइटर यानी कि थायराइड ग्लैंड इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन है सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम या फिर आयरन। सही उत्तर होगा आयोडीन। और इसकी पता कैसे लगाया जाता है? TSH नाम की एक टेस्ट होती है, ये कराने के बाद पता चलता है कि थायराइड हार्मोन जो पैदा करता है थायरोक्सिन वो कम है, आकार में बढ़ गया है। ये सारे इस टेस्ट से पता चलता है। और आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हमें अपने नमक में आयोडीन युक्त नमक को ही लेना चाहिए या फिर अदर सोर्स से लेना चाहिए, जैसे फिश होता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, नट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैसा यहाँ पर पैदा होगा। पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? द क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी कि कंपन की आवृत्ति, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या फिर वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। सही उत्तर होगा ध्वनि की तरंग का रूप, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। एक नोट की पिच वेव फॉर्म ऑफ द साउंड पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड टर्न्स लिटमस पेपर टू किसमें से किसमें टर्न होता है? ऑप्शन है रेड और ब्लू, ग्रीन और येलो, ब्लू और रेड या फिर येलो और ग्रीन। सही उत्तर होगा ब्लू और रेड, नीला और लाल। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और इसी तरीके से बेस पूछ ले तो या फिर अल्कलाइन, ये क्या करता है? रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है बेस होगा तो। और न्यूट्रल लिटमस पेपर क्या होता है? पर्पल इन कलर, ये पर्पल कलर का होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेसमेकर एसोसिएटेड? ऑप्शन है लीवर, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़े। सही उत्तर होगा हार्ट, हृदय से। और ये हृदय के अंदर एसे नोड नामक, एसे नोड ये होता है हार्ट का नेचुरल पेसमेकर
जो कि धड़कने में मदद करता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है हार्ट के तरफ से, वो क्या करता है, इसके मसल्स को बीट करने में मदद करता है। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो बाहर से पेसमेकर लगाया जाता है। अंदर जो नेचुरली होता है उसको एसए नोड बोलते हैं, या फिर बाहर से भी डॉक्टर्स लगाते हैं तो उसे पेसमेकर बोलते हैं। इस तरीके से आज का ये सेट नंबर 11 वाली क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। पिछले सारे सेट्स को आप लोग अवश्य देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनमें कराए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिए और अपने जनरल साइंस की तैयारी को पुख्ता करिए। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वो सारे क्लास को कराई गई है, तो ज़रूर से देखें। और उस सारे क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम पर मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और भी बाकी क्लास जैसे इंग्लिश का डेली बेसिस पर होता है, स्टैटिक जीके का ये सारे क्लास कराई जाती है, तो आप लोग सारे क्लास को ज़रूर देखा करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।